गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे आप जानते थे कि हमारे कुछ टॉपिक पेंडिंग थे चैप्टर नंबर 2 में। हमारे चैप्टर का नेम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। तो आपको ये इस प्रोसेस को जानने से पहले इस वर्ड का मीनिंग जानना होगा। क्रोमेटोग्राफी वर्ड किससे बना है? क्रोम से। सो बेटा क्रोम का मतलब होता है कलर। जिस प्रोसेस में आप कलर्स को सेपरेट करते हो कि जितने भी कलर्ड कंपोनेंट्स होंगे अगर उनको अलग अलग किया जाए तो जिस प्रोसेस की हेल्प ली जाएगी उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर और ब्लॉटिंग पेपर। तो जिस मेथड में आप कलर्ड कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हो किसी लिक्विड में बाय यूजिंग ए फ़िल्टर पेपर और ब्लॉटिंग पेपर, या तो आप फ़िल्टर पेपर की हेल्प लेते हो या आप ब्लॉटिंग पेपर की हेल्प लेते हो। तो बेटा फ़िल्टर पेपर वही काम करेगा जो फ़िल्टर करने का होता है, और ब्लॉटिंग पेपर, ये दोनों इसका मेन फंक्शन क्या है यहाँ पे? ब्लॉटिंग पेपर मतलब जो सोख ले किसी चीज़ को। जैसे आप कोई कलर को कलर की आप इस पे डॉट लगाते हो तो पहले उस कलर को सुखाया जाता है, उसके बाद हम इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को, जो भी आपकी फ़िल्टर पेपर की रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगी या फिर ब्लॉटिंग पेपर की रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगी, उस पे पहले डॉट लगाई जाती है, उसको सुखाया जाता है, उसके बाद हम उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं जिसके अंदर आपने पहले से वाटर फिल करके रखा होता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, देखो यहाँ पे, पुट ए ड्रॉप ऑफ इंक नियर वन एंड ऑफ ए स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, कि आपने फ़िल्टर पेपर के एक एंड के पास पहले तो लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उस लाइन के सेंटर में आपने एक इंक की ड्रॉप लगानी है, एंड डिप द एंड ऑफ पेपर इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर। उसके बाद आपने इस पेपर को एक टेस्ट ट्यूब में डिप करना है जिसके अंदर पहले से क्या होगा? वाटर। इंक इज़ ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्ड कंपोनेंट, कि जो इंक होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा कलर्ड कंपोनेंट का मिक्सचर होती है। द कंपोनेंट विच इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेस फास्टर एंड गेट सेपरेटेड, कि अब इंक, अब आपको पता है इंक क्या है? ये कलर का मिक्सचर है। तो इसमें जौन सा कलर वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होगा वो ज़्यादा ऊपर तक राइज़ करेगा और ज़्यादा फास्टली राइज़ करेगा। आप इस फिगर में देख सकते हो कि यहाँ तो हमने एक सिंगल ड्रॉप लगाई है और यहाँ हमको 3 तरह के कलर ऑब्टेन हुए हैं। देखो 1, 2 और 3। अब इस एक सिंगल डॉट में से आपको 3 कलर अलग अलग मिले हैं। कुछ एक कलर मिला है ज़्यादा हाइट पे, एक थोड़ी कम हाइट पे, एक सबसे नीचे। दैट मीन्स जो कलर सबसे ज़्यादा हाइट पे मिला है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में सबसे ज़्यादा थी। अब जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी वो कलर आपको सबसे नीचे मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसका। इसके बाद बात करते हैं हम डिस्टिलेशन की। तो बेटा डिस्टिलेशन का क्या मतलब है? देखिए अब आपको ना पहले इसका प्रिंसिपल जानना होगा। अगर हम एक ही लाइन में इसका प्रिंसिपल बोलें तो डिस्टिलेशन मेथड वहाँ यूज़ किया जाता है जब बात आती है 2 मिसिबल लिक्विड्स की। सो मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? मिसिबल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड्स विच कम्प्लीटली मिक्स विद ईच अदर, कि जो 2 लिक्विड पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स हों वहाँ पे हम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। और कंडीशन क्या है? अब अगर वो पूरी तरह से मिक्स है तो आप उसको अलग कर ही नहीं पाओगे। कंडीशन दी जाती है आपको कि उनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, कि अगर उनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो आप वहाँ पे डिस्टिलेशन का प्रोसेस लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पे, द मेथड इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड बाय बॉइलिंग द मिक्सचर एंड कूलिंग एंड कंडेंसिंग द वेपर। तो बेटा देखो यहाँ डिस्टिलेशन में 2 प्रोसेस एक साथ होते हैं। इसमें बॉइलिंग भी की जाती है, बाद में कूलिंग भी की जाती है, क्योंकि अगर वेपर्स को कूल करते हो उस प्रोसेस को तो हम कंडेंसेशन कहते हैं ना। तो इसमें बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं। तो क्या करना है आपने सिंपल डिस्टिलेशन में? इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, कि इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे?
कोई दो मिसिबल लिक्विड का मिक्सचर होगा जिसको सेपरेट करने के लिए आप इसका यूज़ करते हो, हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर is heated in a distillation apparatus, दिस इज़ डिस्टिलेशन अपैरेटस, कि अगर आप डिस्टिलेशन अपैरेटस में या किसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में आप एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को लेते हो, तो एसीटोन और वाटर जो है दोनों मिसिबल लिक्विड है, और आपको पता है एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वाटर से। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और एसीटोन का 50 से 60 डिग्री के बीच में लाई करता है। सो द एसीटोन विच हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर फर्स्ट बॉयल, कि एसीटोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वाटर से, अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है दैट मीन्स वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, वो जल्दी उबल जाएगा, जल्दी वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड कूल्स एंड कंडेंसेस एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, कि देखो यहाँ से एसीटोन तो जल्दी बॉयल हो गया, उसके बाद एसीटोन कहाँ जाएगा, इस वाटर कंडेंसर में। ये वाटर कंडेंसर क्या करेगा, उस एसीटोन को दोबारा से कूल कर देगा, क्योंकि एसीटोन डिस्टिलेशन फ्लास्क में से निकला था वेपर फॉर्म में, और वाटर कंडेंसर ने उस वेपर को दोबारा कूल करके एसीटोन को लिक्विड फॉर्म में ला दिया, और एसीटोन जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप इस बीकर में आपको ऑब्टेन हो जाएगा। और जब आपको सारा एसीटोन मिल जाए, आप हीटिंग को स्टॉप कर दो, तो डिस्टिलेशन फ्लास्क में आपको वाटर मिल गया और इस टेस्ट ट्यूब में आपको एसीटोन मिल गया। सो इन दिस वे वी कैन सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन। आगे देखें, अब डिस्टिलेशन का ही एक भाई है जिसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हो। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या यूज़ है और ये डिस्टिलेशन से भी ज़्यादा अच्छा क्यों है? सेम है बेटा डिस्टिलेशन, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम इसमें ना जो आप फ्लास्क ले रहे हो डिस्टिलेशन फ्लास्क, उसके ऊपर हम एक फ्रैक्शनिंग कॉलम का भी यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर भी यूज़ करेंगे, लास्ट टाइम भी हमने थर्मोमीटर यूज़ किया था। तो देखो थर्मोमीटर तो दोनों जगह यूज़ होता है, डिस्टिलेशन में भी और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी। तो थर्मोमीटर का मेन फंक्शन होता है कि आप जो इसके मिक्सचर को हीट कर रहे हो, ये मिक्सचर कितना हीट हुआ, कितने टेम्परेचर तक गया, तो ये टेम्परेचर चेक करना ये किसका काम होता है, थर्मोमीटर का। तो यहाँ पे भी हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर लगाया है फ्रैक्शनिंग कॉलम, और फ्रैक्शनिंग कॉलम के ऊपर लगता है थर्मोमीटर। अब इस फ्रैक्शनिंग कॉलम में छोटे छोटे बीड्स होते हैं। बीड्स क्या होते हैं, जिसे हम मनके कहते हैं, वो होते हैं बीड्स। ये बीड्स क्या करेंगे, ये वेपर के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देंगे, तो वेपर्स को ज़्यादा टाइम लगेगा इनमें से पास होने में। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ही कम हो तब हम फ्रैक्शनिंग कॉलम का यूज़ करते हैं। जैसे अभी आपने बात की थी एसीटोन और वाटर की, उनमें तो देखो 50 डिग्री सेल्सियस का गैप आ रहा था अप्रोक्स, तो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है तब तो डिस्टिलेशन का यूज़ कर लो। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, तब हम आते हैं फ्रैक्शनिंग कॉलम पे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ कब करते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होगा दोनों लिक्विड में वो 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो। ठीक है, तो वही प्रोसेस है, सब कुछ सेम चलेगा कि आपने दोनों मिक्सचर को लेना है डिस्टिलेशन फ्लास्क में, ऊपर लगेगा फ्रैक्शनिंग कॉलम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपर फॉर्म में निकलेगा फ्रैक्शनिंग कॉलम में से, बाद में वो वेपर्स कहाँ जाएंगे, वाटर कंडेंसर के पास, और कूल होके वो आपको मिल जाएंगे इस फ्लास्क में। ये जो फ्लास्क दे रखी है आपको, इसमें आपको वो ऑब्टेन हो जाएंगे। तो देखो स्टार्टिंग से, इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड वॉज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 केल्विन, कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 केल्विन से भी कम होगा वहाँ हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। द apparatus used for fractional distillation is similar to that यूज फॉर सिंपल डिस्टिलेशन, कि जैसा अपैरेटस आपने डिस्टिलेशन में यूज़ किया था वैसे ही आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यूज़ करते हो। बट डिफरेंस क्या है, दैट ए फ्रैक्शनिंग कॉलम इज़ फिटेड
बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के केस में डिस्टिलेशन फ्लास्क और वाटर कंडेंसर के बीच में हम एक फ्रैक्शनिंग कॉलम भी लगाते हैं, जिस पे मैंने एरो बना रखी है, सर्कल लगा रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनिंग कॉलम। ये लगाया जाता है डिस्टिलेशन फ्लास्क और वाटर कंडेंसर के बीच में। द फ्रैक्शनिंग कॉलम हैज़ ग्लास बीड्स, जिसमें छोटे छोटे मनके होते हैं, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर वेपर टू कूल एंड कंडेंस, जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं वेपर्स का, उनको ज़्यादा टाइम मिल जाता है पास होने में और वो इजीली फिर कूल और कंडेंस हो जाते हैं वाटर कंडेंसर में से। एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम, सेपरेटिंग द डिफरेंट गैसेस फॉर एयर। तो अगर एयर में से गैसेस अलग अलग करनी है, यू नो दैट एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस इन विच नाइट्रोजन इज़ 78%, ऑक्सीजन इज़ 21% एंड मैनी अदर रेस्ट ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन, आर्गन, दे आर ऑल प्रेजेंट इन 1%। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं इसको। आगे है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कौन सा प्रोसेस, देखिए अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। अब आपने देखा था कि एयर के कंपोनेंट्स जो है, एयर के कंपोनेंट्स क्या होंगे, यानी कि जो एयर में गैसेस पाई जाती हैं वो वही एयर के कंपोनेंट्स हैं। तो इनको भी कैसे यूज़ अलग अलग करते हैं हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, द कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब एयर जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, इसके कंपोनेंट को भी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हो। अब देखो एयर तो क्या है, गैसियस फॉर्म में होती है, तो इसमें हम पहले हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर भी अप्लाई करेंगे ताकि इस एयर को पहले लिक्विड फॉर्म में लेकर आया जा सके। ठीक है, यू नो दैट एवरी गैस यू कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। That means all the atmospheric gases present in atmosphere converted into liquid form by applying high pressure and low temperature, कि उनको प्रेशर ज़्यादा अप्लाई किया जाए और उनका टेम्परेचर कम किया जाए, दैट मीन्स उनको कूल किया जाए ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आपको ऑब्टेन हो सकें। सो एयर इज़ कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर, कि अगर आप एयर को कंप्रेस्ड करें, एयर को दबाया जाए उस पर प्रेशर अप्लाई करके और एयर को कूल किया जाए उसका टेम्परेचर कम करके, तो आप एयर को लिक्विड एयर में चेंज कर सकते हो। उसके बाद क्या दिया आपको, द लिक्विड एयर इज़ देन अलाउड टू वार्म अप स्लोली। देखिए बेटा यहाँ से, द liquid air is then allowed to warm up slowly in the fractional distillation column, कि ये जो लिक्विड एयर है इसको धीरे धीरे गर्म किया जाता है, warm up slowly in a fractional distillation column, then the different components separate to different height depending on their different boiling point, कि एयर में जो पाए जाने वाले अलग अलग कंपोनेंट हैं ये आपको अलग अलग हाइट पे ऑब्टेन होते हैं, बिकॉज सभी का जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो अलग अलग होता है। तो देखो एयरली हमने सबसे पहले, उसके बाद कंप्रेस एंड कूल किया बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इंक्रीज प्रेशर करने से और टेम्परेचर को कम करने से वो एयर आपको मिल गई लिक्विड फॉर्म में। देन अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। उसके बाद जब लिक्विड एयर आपको मिल जाती है, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में धीरे धीरे इसको हम गर्म करते हैं। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, कि अलग अलग डिफरेंट हाइट पे, यानी कि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस पे आपको अलग अलग गैसेस ऑब्टेन होती है। जैसे देखो बॉइलिंग पॉइंट दे रखे है आपको, ऑक्सीजन का है -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का -186 एंड नाइट्रोजन 196। तो इतना इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है। आगे देखिए, प्योरीफिकेशन ऑफ सॉलिड बाय क्रिस्टलाइजेशन, कि सॉलिड को प्योरीफाई करना उनके क्रिस्टल्स बनाकर। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, कि क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें आपको सॉलिड्स ऑब्टेन होते हैं प्योर फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन,
कि आपने क्या करना है क्रिस्टलाइजेशन में, पहले किसी सॉलिड का सॉल्यूशन बनाओ, फिर आपको उसके क्रिस्टल मिलेंगे प्योर फॉर्म में। देखो एग्जांपल से समझो। बाय क्रिस्टलाइजेशन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, कि आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से प्योर कॉपर सल्फेट को ऑब्टेन कर सकते हो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से। क्या कर सकते हो आप? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से आप प्योर कॉपर सल्फेट को ऑब्टेन कर सकते हो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से। अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बनेगा? सिंपल है, कॉपर सल्फेट सोल्यूट है, वाटर ले लो वो सोलवेंट हो गया, दोनों को मिक्सचर किया तो दोनों का सॉल्यूशन बन गया। कॉपर सल्फेट और वाटर को ऐड कर दो तो बनेगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फिर हम उस सॉल्यूशन से प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करेंगे। देखो कैसे बनेगा इसका सॉल्यूशन। डिजोल्व अबाउट 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कि हमने बहुत ही कम अमाउंट लेना है वाटर का, जिसमें हमने 5 ग्राम कॉपर सल्फेट को ले लिया। फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, बाद में इसको फिल्टर किया जाएगा और इम्प्योरिटीज़ को निकाला जाएगा। इवेपोरेट द सॉल्यूशन इन ए चाइना डिश टू गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बाद में इसको इवेपोरेट करो। इवेपोरेट करने से क्या होगा? जो इसमें पानी होगा वो वेपर बन के उड़ जाएगा। टू गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ ऑब्टेन होगा। कवर द सॉल्यूशन विद ए फिल्टर पेपर एंड अलाउ इट टू कूल, अब इसको फिल्टर पेपर में कवर करो और साथ साथ इसे ठंडा करो। प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर फॉर्म्ड, तो इस तरह से कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल आपको बन जाते हैं। सबसे पहले आपको 5 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, बाद में सॉल्यूशन को फ़िल्टर किया। फ़िल्टर करने से इम्प्योरिटीज़ उसकी निकल जाएंगी। जो बचा हुआ पानी है उसको इवेपोरेट कर दिया, और जो आपको मिला उसको कवर किया फ़िल्टर पेपर से, बाद में कूल किया। कूल करने से जो क्रिस्टल बनते हैं वो बनते हैं प्योर कॉपर सल्फेट के। ठीक है बेटा, आगे देखिए। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, कि प्योर सब्सटेंसेस के क्या क्या टाइप हैं। आज हम ये चैप्टर को फिनिश कर देंगे, तो आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप, दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंसेस के 2 टाइप होते हैं, एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। अब एलिमेंट में क्या आते हैं? लाइक मेटल, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, दीज आर ऑल एलिमेंट्स। और कंपाउंड्स में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस तरह की क्या होते हैं? कंपाउंड्स। तो देखो डिफरेंस क्या है इसमें। एलिमेंट इज़ ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction। तो एलिमेंट क्या है? ये मैटर की एक बेसिक फॉर्म है जिसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में, चाहे आप इस पर कोई केमिकल रिएक्शन भी लगा दो। एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप, 3 टाइप है एलिमेंट के। दे आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। तो मेटल है, नॉन मेटल है और मेटालॉइड्स। ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, देखो मेटल्स की बात करते हैं। दे हैव लस्चर, उनमें चमक पाई जाती है। दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल, जिसमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी भी और डक्टिलिटी की भी। मेलेबिलिटी क्या होती है? इन विच वी कैन कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स बाय बिटिंग दैम, कि जिसको पीट पीट कर आप उसकी पतली चादरें बना सकें, वो प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी। और डक्टिलिटी विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, कि जिसको खींच खींच कर आप उसकी लंबी तारें बना सकें। लाइक जो गोल्ड सिल्वर है ये बेस्ट मेलेबल और डक्टाइल माने जाते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जो मेटल्स होते हैं उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों आसानी से पास हो जाते हैं, दैट्स वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर सोनरस, बेटा सोनरस का मतलब है कि अगर ये किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करेंगे, किसी कठोर वस्तु से टकराएंगे, तो ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, मर्करी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। अभी तक जो भी पढ़ा मेटल्स में उसका ऑपोजिट कर दो तो आपको नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। देखो अब नॉन मेटल्स में दे डू नॉट हैव लस्चर, इनमें चमक नहीं होती। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है, दिस इज एक्सेप्शन, रिमाइंड इट। दे आर नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल,
ना ही इसमें मेलेबिलिटी होती है, ना ही इसमें डक्टिलिटी होती है। लास्ट में आपको समझाया था मैंने मेटल के केस में कि क्या होती है मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। दे आर नॉट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये पुअर कंडक्टर माने जाते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, कि ना तो नॉन मेटल्स में हीट पास होती है ना ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। मेनली जो गैसेस होती हैं वो आपके नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। ठीक है, सो आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं और दे आर नॉन सोनरस, ये साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते। एग्जांपल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। अब आएगा मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स आर दोज विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, जो मेटल की प्रॉपर्टी भी दिखाता हो और नॉन मेटल की भी, उसको हम मेटालॉइड्स कहते हैं। सो मेटालॉइड्स आर एलिमेंट which show some properties of metal and some properties of non metal। एग्जाम्पल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। आगे देखिए लास्ट टॉपिक आज का, कंपाउंड। ए कंपाउंड इज ए बेसिक सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो। दोबारा सुनिए, ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट। एक कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है, बट कंडीशन क्या है, वो एलिमेंट्स होंगे केमिकली कंबाइंड और फिक्स रेशियो में कंबाइन होने चाहिए। देखो एलिमेंट्स को मिक्स करके तो एलॉय भी बनता है, बट यहाँ पे बात हो रही है फिक्स रेशियो में कंबाइन होने की, कि जो कंपाउंड होते हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। ऐसे तो मिक्सचर भी मिक्स हो सकते हैं किसी ना किसी में, बट यहाँ कंपाउंड की अगर आप बात करते हो तो एलिमेंट कैसे मिक्स हैं, एक फिक्स रेशियो में। जैसे मैं वाटर की बात करूँ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या रेशियो है, आप 2:1 लेते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, 2 पार्ट हाइड्रोजन के 1 पार्ट ऑक्सीजन का। अगर मैं इनके मास की रेशियो देखूं तो 2:16 बनता है। 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का मास बन जाएगा 2 एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2:16 करोगे, वहाँ से 1:8 मिलेगा आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मास रेशियो। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में भी CO2 आप क्या देखते हो 3:8 मिलता है इसको मास का रेशियो, जो हमेशा हर कार्बन डाइऑक्साइड में फिक्स रहती है। जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन ऑक्सीजन की 2:1 है। अब ये रेशियो हर जगह सेम रहेगी, चाहे वो वाटर आप किसी टैप का ले रहे हो, वो वाटर आप किसी नाले का ले रहे हो, वो वाटर आप किसी रिवर का ले रहे हो, हर जगह हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो जो है वो सेम रहेगी। अगर आप इसकी वैसे देखते हो तो 2:1 है, बट इसकी अगर मास रेशियो देखते हो वो 2:16 जो कि 1:8 बनती है। सो डिफरेंस देखिए। अब देखो एग्जांपल देख लियो कुछ कंपाउंड के, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, सॉल्ट एंड आयरन सल्फाइड। तो ये सब है कंपाउंड के एग्जांपल। अब एलिमेंट और मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, ये हमारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा। मिक्सचर और कंपाउंड में एक तो मैंने आपको बता दिया कि कंपाउंड में एलिमेंट्स जो मिक्स होते हैं वो एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन किए जाते हैं। सो देखो, और जो मिक्सचर में एलिमेंट कंबाइन किए जाएंगे वो फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं किए जाएंगे। सो मिक्सचर में क्या है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स टुगेदर। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को मिक्स किया जाए या 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड को मिक्स किया जाए या एलिमेंट और कंपाउंड को मिक्स किया जाए तो बनता है मिक्सचर। एंड कंपाउंड क्या है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। बट अगर आप सिर्फ 2 एलिमेंट्स को जोड़ रहे हो वो भी फिक्स रेशियो में, तब हम उसको कंपाउंड नाम देते हैं। अगर 2 एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है फिक्स रेशियो में तो उसको कंपाउंड नाम देते हैं। द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इज़ इन एनी रेशियो, कि मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी कुछ भी रेशियो हो सकती है, वो रेशियो फिक्स नहीं होती। कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स की रेशियो फिक्स हो सकती है, वो कुछ भी फिक्स मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी रेशियो फिक्स नहीं होती। और जो कंपाउंड के रेशियो है
कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होंगे उनकी रेशियो हमेशा फिक्स रहती है। दोबारा से सुनिए, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी रेशियो फिक्स नहीं होती और जो कंपाउंड के कंपोनेंट्स हैं उनकी रेशियो हमेशा फिक्स रहती है। इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोनेंट। मिक्सचर अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है, पर कंपाउंड कभी भी अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं शो करता। अब आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे सोल्ट सॉल्यूशन है, वो एक तरह का मिक्सचर है। अब उसको आप पीते हो तो आपको नमकीन नमकीन टेस्ट आता है, दैट मीन्स वो नमक की प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है। आप पीते हो, आपको लिक्विड का भी फील आता है कि आप कोई लिक्विड पी रहे हो, तो वो पानी की प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है और नमक की प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है। बट अगर आप जैसे वाटर की बात करते हो, अब सिर्फ वाटर तो एक कंपाउंड है ना। वाटर बना किससे है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब हाइड्रोजन क्या काम करती है? ये आग बुझाने का काम करती है। ऑक्सीजन क्या काम करती है? ये आग को सपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है। और जो वाटर है वो भी आग को बुझाने का काम करता है। दैट मीन्स तीनों की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी नहीं है। और आप देखते हो हाइड्रोजन क्या है? गैस। ऑक्सीजन क्या है? गैस। बट वाटर क्या हो गया? वाटर तो लिक्विड हो गया ना, कि वाटर एक लिक्विड प्रॉपर्टी दिखा रहा है, पर बना किससे है? गैस से। तो कंपाउंड कभी भी अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को नहीं दिखाता। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो ये जो अभी आपने इतने सारे प्रोसेस किए, क्रोमेटोग्राफी, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, ये सब आपने क्या किए? ये सब आपने मिक्सचर को ही सेपरेट किया है कि आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हो इन सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। जो इस चैप्टर में हमने की वो सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, लाइक इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, कि आप इनको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से अलग अलग कर सकते हो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को। बट अगर आप कंपाउंड की बात आए तो कंपाउंड को हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से अलग नहीं कर सकते। उनको अलग करने के लिए केमिकल मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर फिनिश। आप 2 या 3 बार वीडियो को देखें, पसंद आए तो शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।